नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और विद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। केदारनाथ यात्रा रूट पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में मुनकटिया भूस्खलन जोन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियों बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जो हर साल यात्रा काल में आवागमन में सबसे बड़ी समस्या बन जाता है, वहीं पिछले साल 31 जुलाई की आपदा के बाद ये भूस्खलन और अवधि जो है अधिक सक्रिय हो गया था। तो वहीं इस जोन के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए शासन से मंजूर हुए हैं और प्रशासन ने ट्रीटमेंट का कार्य भी शुरू कर दिया है, जिस पर जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि आगामी इस यात्रा में यह जो है बड़ी चुनौती है और फिलहाल इसको जल्द ठीक कर पाना मुश्किल है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो स्लाइडिंग जोन है, मुनकटिया स्लाइडिंग जोन जो है, वहां पे करीब 50 करोड़ का वर्क ऑर्डर हम लोगों ने किया था। 50 करोड़ का एस्टिमेट बना था और फाइनली वो 30 करोड़ में टेंडर दिया गया और उसमें काम अभी गतिमान है। बहुत ही मेजर डेवलपमेंट वर्क है वो, और हम सब जानते हैं कि वैसे तो बहुत सालों से वो वहां पे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया रहा है और कई बार ट्रीटमेंट का भी उसमें कोशिश किया गया, लेकिन हम लोग उसको पूरी तरह से ट्रीट करने में कामयाब नहीं हुए हैं और बहुत चैलेंजिंग एरिया भी हमारे लिए है। कई हमारी शटल सर्विस भी जब सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चलती है तो हमारे को देखने को मिलता है बहुत बार हमारी शटल सर्विस भी वहां पे लैंडस्लाइड आने की वजह से बाधित रहती है और लोगों को वहां पे इंजरीज का भी काफी खासा खतरा रहता है। तो इस बार कोशिश करेंगे कि इस खतरे को मिनिमाइज कर सकें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सेंसिटिव एरिया तो रहेगा ही और अगले यात्रा सीजन में भी हम लोग इस बार की तरह दोनों तरफ, जिस तरह से हमारी पुलिस की टीम और डीडीएमए की टीम, डीडीआरएफ की टीम दोनों तरफ तैनात रहती है, तो इस बार भी हमारे को तैनात करनी पड़ेगी ताकि यात्रियों को दोनों तरफ ही जो लैंडस्लाइड जोन है सुरक्षित रूप से दोनों तरफ बाईपास करवा सकें। उधर दुनिया के कई देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध की ज्वाला तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भड़की हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। मोदी सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। बता दें कि ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की दूसरी बैठक हुई और बैठक में भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विचार विमर्श हुआ है, जिसमें निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की रक्षा के लिए संगठन मोदी सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगा। दूसरी बैठक है ऋषिकेश में, महानगर ऋषिकेश में, जिसके अध्यक्ष हमारे पंकज कश्यप जी हैं और महिला मोर्चे के अध्यक्ष शिवानी गुप्ता जी हैं। आज उनके नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें हमें प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और हमारे साथी वीरेंद्र नौटियाल जी प्रदेश संगठन महामंत्री होने के नाते उन्होंने हिस्सा लिया, अपनी अपनी बातें रखी और हमारे गुरु जी श्री सच्चिदानंद शास्त्री जी हनुमान मंदिर के महंत उन्होंने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने वचन यहाँ पर रखे। बहुत संकट का समय है और बहुत दुविधा का समय है। जो हिंदुओं को यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, जो नरसंहार हिंदुओं का पूरे विश्व में हो रहा है, कश्मीर से लेकर केरल तक, केरल से लेकर तमिलनाडु तक, कर्नाटक तक, पश्चिम बंगाल तक, महाराष्ट्र तक और दिल्ली, यूपी, मुजफ्फरनगर, हमारे 100 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर तक भी क्या नाम है। 4 दिन पहले की घटना है दीपचंद दास की। उधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। बता दें कि वहीं कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सवाल किए तो गढ़वाल सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही सवालों से बचते हुए नजर आए, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस दिन केवल जयंती और खेल महोत्सव की ही चर्चा की जाए। आज अटल जी का जन्म दिवस क्या है, इस दिवस में
खेल महोत्सव का समापन है। आज हुई जो चर्चा होगी, कल मैंने विषय को तुम्हारे बोल दिया। बोला मैंने आपका विषय नहीं बनता, मैंने बोल दिया सवाल लगाया। खेल का विषय आप लोग का धन्यवाद। मेरा नाम अभी क्या है कि देखिए, ये एक यहाँ पर जो पूरा हमने खेल महोत्सव किया है, इस पूरे खेल महोत्सव के बारे में भी एक जो तैयारी है उसके हम माइंडसेट में भी है, और जो आपके अन्य इससे जुड़े हुए सवाल है उसका जवाब हम आपको जल्दी हम देंगे। खेल मंत्री जी ने हमारे जोशी मठ के ग्राउंड के 14 से, जब से देश के प्रधानमंत्री पता था कि कबड्डी इतना बड़ा गेम है। अल्मोड़ा में क्रिसमस पर्व बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया, तो वहीं इस अवसर पर जो है बर्डन मेमोरियल चर्च में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ईसाई समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया। तो वहीं इस दौरान ईसाई समुदाय के साथ साथ अन्य धर्मों के लोगों ने भी चर्च पहुंचकर ईसाई समाज के क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। आज हम सब लोग पूरे संपूर्ण अपने भारत और उसके नहीं पूरे विश्व के अंदर क्रिसमस का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, और मैं सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और निश्चित से प्रभु यीशु ने कहा कि हमेशा शत्रु कोई भी हो उससे प्रेम रखना चाहिए, और एकता का संदेश दिया, और बहुत सारी यातनाएं इनमें सही। तो कहीं ना कहीं हमें उन प्रभु यीशु से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, और हम सबको मिलकर इस अपने संपूर्ण राष्ट्र को विकासशील से विकसित देश की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि पूरा हमारा भारतवर्ष स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और पूरे एकता में पिरो के आगे बढ़ते रहे, निरंतर प्रगति करते रहे। बार एसोसिएशन देहरादून में खाली चल रहे उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद इन पदों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल के मुताबिक 12 जनवरी को मतदान होगा और 13 जनवरी को परिणामों की घोषणा की जाएगी। नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच 24 दिसंबर को होगी। नाम वापसी 26 दिसंबर तक होगी। तो वहीं इन उपचुनावों को लेकर वकीलों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी जो है सबसे पहले जो है हमें जो यहाँ पे अधिवक्ताओं को देख रहा है वो है जो विस्थापन की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है हमारे जो है कचहरी परिसर में, उसमें हमारा सीधे सीधे जो है सरकार से टकराव हो रहा है इस बात पे, क्योंकि सरकार जो है इतने दिनों से हमारी जो है मांगों को अनदेखी कर रही है। तो हम जो है इस मांग को जो है पुरजोर तरीके से जो है आगे ले जाएंगे, सरकार के समक्ष जो है अपनी बातों को फिर से रखेंगे, जिससे कि जल्द से जल्द हमारी जो है विस्थापन नीति बन सके। हम लोगों को जो है हमारी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, ये एक जो है बहुत ही सोचने वाला प्रश्नीय सवाल है कि अधिवक्ताओं को जिला जज परिसर के सामने क्या अधिवक्ताओं के चैम्बर नहीं होने चाहिए? वो ऐसा है ना, शुरू में अभी जो है फ्लो नहीं आएगा ना। पहाड़ों में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत किसी से भी छिपी नहीं है, जहां बीमार को बेहतर इलाज की बजाय अस्पतालों में संसाधनों के अभाव में सिर्फ रेफर की हो
और सुविधा उपलब्ध हो पाती है, क्योंकि यहाँ अस्पतालों में न तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती है और न ही इलाज के लिए बेहतर संसाधन, जिसके चलते यहाँ के लोगों ने अस्पताल को मुख्य भवन से संचालित करने की मांग की है। साथ ही सरकार और प्रशासन को 1 हफ्ते का समय देते हुए ज्ञापन भी सौंपा है और 1 सप्ताह के भीतर अस्पताल का संचालन मुख्य भवन से संचालित न करने की सूरत में उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। आपने बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको जो आपदा आई थी इस बीच में, ये जिला पंचायत की बिल्डिंग पे शिफ्ट हो चुका था, तो हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाए और ये बहुत बड़े क्षेत्र को ये हॉस्पिटल जो है कवर करता है। आज लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पे डॉक्टर नहीं आए हैं और इससे पहले हमारे माननीय विधायक जी ने जिलाधिकारी महोदय से बातचीत की थी कि आज यथाशीघ्र यहाँ पे हॉस्पिटल को शिफ्ट करें करके, लेकिन पता नहीं क्यों विलंब हो रहा है। और जो आपदा में दीवारें टूट चुकी थी उनका कार्य भी यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। तो हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि यथाशीघ्र यहाँ पे हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाए। बहुत चरमराई हुई है थराली में, जब से आपदा आई है उसके बाद से बहुत व्यवस्थाएं चरमरा गई है, क्योंकि जिला पंचायत की बिल्डिंग में 4 माह से ऊपर हो गए हैं और यदि किसी को एक्सरे करने जाना है तो पहले वो कह रहे हैं कि पर्ची यहाँ कटवाओ और एक्सरे होगा कम से कम 300-400 मीटर तो हो गई, इतनी दूर जाना पड़ रहा है। और कई लोग तो वहीं चले जा रहे हैं कि भाई हमारा एक्सरे कराना है, जितनी भी सुविधाएं लेनी है वो कह रहे हैं पहले जाओ इस वाले से पर्चा कटवा के आओ। और मेरा ये कहना है कि यदि और मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं जो हुई थी इससे पूर्व कि हम अल्ट्रासाउंड और उप जिला चिकित्सालय यहाँ थराली को बना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। और गर्भवती महिलाओं की बात की जाए वो तो भगवान भरोसे हैं कि वो बच जा रही हैं, कैसे करके अपने नवजात शिशु को जन्म दे रही हैं, वो भगवान के भरोसे चल रहा है मामला। और ज्यादा और मेरा शासन से यही कहना है कि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जो मिल रही हैं इस हॉस्पिटल से, जो पहले पूर्व हमारा ये हॉस्पिटल है, तो इसी में शिफ्ट कर दिया जाए। यदि नहीं होता है तो हम 1 हफ्ते के बाद, हमने कल अल्टीमेटम भी दिया एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है। यदि 1 सप्ताह के अंदर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर एक आंदोलन क्रमिक से आंदोलन तक जाएगा। अभी जो आपदा आई थी उसके बाद जो सीएससी है हमारा, ये जिला पंचायत वाली बिल्डिंग में जो चल रहा है, हमने शासन प्रशासन और सरकार को भी इसके बारे में सूचना दी है कि जल्द से जल्द जहां पे पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था ये पुनः वहां पर संचालित हो। इसके लिए कल हमने एसडीएम साहब को भी एक विज्ञापन दिया है, सीएमओ साहब से बात हुई है, डीएम साहब को भी हमने इसके बारे में संपर्क किया है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि अभी जैसे सीएससी के पीछे मलबा सफाई का कार्य लग चुका है। बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से है और आप पत्रकारों के माध्यम से भी सरकार को और प्रशासन को और सीएमओ चमोली को भी बार बार सूचित किया जा रहा था और ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ पर लोगों को उचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है। जो अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बना है उसमें उचित उपकरण नहीं है और लोगों को वहां से रेफर किया जा रहा है। आवासों में हुई क्षति है तो उचित आर्थिक सहायता दी मिलेगा। वो 5 लाख में 1 आवासों में हुई क्षति है तो उचित आर्थिक सहायता दी मिलेगा। वो 5 लाख में 1 आवासों में हुई क्षति है तो उचित आर्थिक सहायता दी। उत्तराखंड में एक बार फिर पौड़ी की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने की आवाज तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पौड़ी की बेटी अंकिता के जो न्याय को लेकर जो है आवाज बुलंद करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर उनके परिवार भी यहां पर हताश नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है मामला और भी सनसनीखेज है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित धर्मपत्नी उर्मिला सनावर ने अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता वीआईपी गट्टू का नाम खुले तौर पर अंकिता हत्याकांड से जोड़ दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और सवाल उठ रहा है कि क्या अब भी जो है सच्चाई दबाई जाएगी।
मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सपूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरे को भी माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। क्या ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना? को जैसे परसों 2-3 दिन से हमें सुन रहे हैं कि उर्मिला बहन जो कह रही है कि ऐसा अंकिता भंडारी, बेटिया अंकिता भंडारी के साथ हुआ है। उस दिन से एक तो मेरी मिसेज की बिल्कुल तबीयत ज्यादा सीरियस हो रखी है, और उर्मिला बहन जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि उसमें कई ऐसे दिग्गज जो नेता हैं वो हकीकत उस हत्याकांड में शामिल थे, और सरकार द्वारा जानबूझ के इस केस को दबाने की कोशिश की। क्यों क्यों इसलिए की क्योंकि जानबूझकर जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी वकील नियुक्त किया था जितेंद्र रावत को, उससे जानबूझ के उनको वहां पे नियुक्त किया गया, सरकारी वकील नियुक्त किया था। तो उसी समय हमें लग रहा था कि भाई हमें, जबकि हाईकोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि पीड़ित पक्ष के माता पिता अपनी स्वेच्छा के अनुसार सरकारी वकील नियुक्त करेंगे, तो हमें जितेंद्र रावत पे शक था, और अगर हम नहीं जाते तो इस केस को कभी रफा दफा कर देते। जो उत्तराखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि शून्य बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं में 42% हिस्सेदारी उत्तराखंड की है, जिससे राज्य देश में पहले स्थान पर है। ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक शून्य बिजली बिल उपभोक्ता उत्तराखंड में है, और इस उपलब्धि पर केंद्र सरकार ने राज्य को बधाई दी है। मैं अभी एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन भारत सरकार के डेटा के मुताबिक जो शून्य बिजली के बिल पाने वाले जो रेजिडेंशियल यूनिट्स है, तो उसकी संख्या पूरे देश में उत्तराखंड में सबसे अधिक है। तो उत्तराखंड सरकार को भारत सरकार ने कंग्रेचुलेट किया है कि सबसे ज्यादा पीएम सूर्यघर योजना में यहां पर काम हुआ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में बिजली पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप बताया। बीजेपी पर जो है उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक मार्च किया। उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी की और बीजेपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रावत का आरोप है कि बीजेपी ने एआई वीडियो के माध्यम से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि झूठे प्रचार के खिलाफ वे न्याय यात्रा निकालेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। हम यहाँ पर आए हैं, उसमें मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि भाजपा के दोस्तों, आज मेरी सामने छवि को तैयार करने के लिए झूठ बोलते हो, सब मिलकर बोलते हो, नीचे से ऊपर तक चुनौती देने पर प्रमाण देते नहीं है। आप द्वारा छद्म तौर पर संचालित किए जा रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में मुझे पाकिस्तान के लिए जासूसी करता देशद्रोही दिखाया गया। मुझे गोली मारकर मेरे प्रति नफरत आधारित हिंसा को प्रोत्साहित किया गया। आपने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम मेधा का दुरुपयोग कर मेरी छवि इस प्रकार प्रस्तुत की है जिससे राज्य का सामाजिक सौहार्द बिगड़े और उसका मैं केंद्र बिंदु बनूं। आपके आईटी सेल उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष ने
जिसे अपने आधिकारिक पेज में डालकर प्रसारित किया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण गढ़वाल समग्र स्वास्थ्य सेवा परियोजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। बता दें कि ये परियोजना ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और हॉस्पिटल देहरादून के मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू की गई है, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि लोग भौगोलिक और आर्थिक कारणों से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहें। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शीतकालीन पर्यटन के चलते देश दुनिया से सबसे बड़ी संख्या में पर्यटक राज्य का रुख कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विंटर टूरिज्म के लिए उत्तराखंड को एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंटर पर्यटन से स्थानीय व्यापारियों, होटल और ढाबा संचालकों, टैक्सी चालकों और पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायों को सीधा लाभ मिल रहा है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। हमारे राज्य के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है। पिछले साल से ये नवाचार हमने राज्य के अंदर प्रारंभ किया और उसके पीछे हमारा मुख्य ध्येय था कि राज्य के अंदर 6 महीने जब यात्रा चलती है उस समय में जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं या जितने भी लोग पर्यटन के कारण से जिनका रोजगार व्यापार चलता है, वो 6 माह बिल्कुल बंद हो जाता था। अब 12 के 12 महीने उनको काम मिले और हमारे राज्य में अपार संभावनाएं इस शीतकाल में भी हैं। जैसे मैं आज देख रहा था साकरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और वहां के होम स्टे बिल्कुल फुल हैं और ऐसे ही पूरे राज्य के अंदर होम स्टे, होटल, हमारी अन्य व्यवस्थाएं विंटर टूरिज्म के लिए पूरी तरह से हमने तैयार कर रखी है। सभी स्टेक होल्डर से पहले से बात कर रखी है। तो सरकारी हमारे अतिथि गृह हैं, गेस्ट हाउस हैं, उनमें भी शीतकाल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं। इसलिए हम सबका आह्वान भी करते हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं देशवासियों से आह्वान किया है कि विंटर टूरिज्म में उत्तराखंड में आए तो निश्चित रूप से यहाँ का एक अलग अनुभव उनको होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।